अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम बेंजीन का मॉडर्न कंसेप्ट पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन जो है या ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेंजीन का जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में कैक्यूल ने कंसेप्ट दिया था। उसने कहा था कि बेंजीन में जो 6 कार्बन के एटम्स हैं वो साइक्लिक पैटर्न में जुड़े होते हैं, जिनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। लेकिन जब बेंजीन की एक्स-रेज स्टडी की गई कि एक्स-रेज एनालिसिस ऑफ बेंजीन किया गया, एक्स-रेज एनालिसिस ऑफ बेंजीन जो है जब किया गया तो कुछ फैक्ट्स जो हैं उसके सामने आए। तो पहले मैं कैक्यूल्स स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा करता हूँ, जिसमें उसने कहा था कि बेंजीन में अल्टरनेट जो हैं वो डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। कैक्यूल ने क्या कहा था कि बेंजीन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद ही जो मॉडर्न कंसेप्ट आया, यानी कि एक्स-रेज स्टडी की गई जब बेंजीन की, तो उसमें ज़रा मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ कि उसमें क्या हुआ। तो बेंजीन की जब एक्स-रेज स्टडी की गई तो बेंजीन की तमाम बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो बराबर थी, यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ थी वो 1.397 आंगस्ट्रॉम थी, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है 1.09 आंगस्ट्रॉम थी। और तमाम बॉन्ड एंगल्स कितने थे? 120 डिग्री के थे। जितने भी ये बॉन्ड एंगल थे ये सारे के सारे क्या थे? 120 डिग्री के थे। लेकिन अगर हम कैक्यूल के स्ट्रक्चर की तरफ देखें, उसने कहा था कि बेंजीन जो है वो उसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अगर ये सूरत हाल होती तो जिन कार्बन्स में डबल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर होनी चाहिए थी, और जिनमें सिंगल बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो बड़ी होनी चाहिए थी। मसलन अगर हम अल्केन्स में देखें तो कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 आंगस्ट्रॉम। अल्कीन के अंदर ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.33 आंगस्ट्रॉम। और उसके बाद ही अल्काइंस में अगर कार्बन ट्रिपली बॉन्डेड हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 आंगस्ट्रॉम। तो अगर दो कार्बन्स के दरमियान डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.33, और जिनमें सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी 1.54। लेकिन जब एक्स-रेज स्टडी की गई तो तमाम बॉन्ड लेंथ्स कार्बन और कार्बन की वो 1.397 आंगस्ट्रॉम थी। तो इससे ज़ाहिर हुआ कि बेंजीन जो है इसके अंदर अनसैचुरेटेड करैक्टर तो मौजूद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जस्ट लाइक दी अल्कीन, कि अगर उसके अंदर डबल बॉन्ड हैं तो इनके अंदर एडिशन रिएक्शंस होने चाहिए। हमेशा बेंजीन जो है वो एडिशन रिएक्शंस ही इसको परफॉर्म करने चाहिए, लेकिन बेंजीन में सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस भी जो हैं वो पाए जाते हैं। तो दीज आर दी ऑब्जेक्शंस ऑन कैक्यूल स्ट्रक्चर। उसके लिए फिर हाइब्रिडाइजेशन ट्रीटमेंट जो है वो बेंजीन की गई, कि बेंजीन के अंदर हाइब्रिडाइजेशन अप्रोच को या ऑर्बिटल ट्रीटमेंट को स्टडी किया गया। अब इसमें देखें कि अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz।
अब इसमें देखें एक इलेक्ट्रॉन, एक इसमें, ज़ीरो इसमें, ये इसकी क्या हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। एक्साइटेड स्टेट में होगा जी 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 हो गया एंड 2pz1 हो गया। ये इसकी क्या होगी है, एक्साइटेड स्टेट होगी। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। एक बात आपने याद रखनी है भी कि बेंजीन में हर कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। बेंजीन के अंदर जो कार्बन है वो क्या होती है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। क्लियर होगी बात। तो अब इसकी अगर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो एक s और दो p आपस में मिक्स हो जाएंगे, आपके पास बनेगा जी ये 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 sp2 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एक ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेगा। इन तमाम ऑर्बिटल्स की शेप जो है वो ऐसी होगी, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इस शेप के जो है वो हो जाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन हमने जो है वो 7 चैप्टर में डिटेल में पढ़ा हुआ है। अब इसमें ऐसा होगा कि ये तीनों ऑर्बिटल्स, हमें पता है कि जहाँ कहीं भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन करती है वहाँ पे जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर में जो है वो एग्जिस्ट करते होते हैं। यानी कि ये जो आपके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये क्या करेंगे, ये ट्राई एंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है वो बना देंगे। ठीक है, इन्हीं ऑर्बिटल्स को मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि आपके पास एक ये हो गया। ठीक है, बेंजीन में 6 कार्बन के एटम्स हैं, मैं यहाँ पे 6 जो हैं वो निशान लगा लेता हूँ। अब देखिए 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल ऐसे इधर इसके साथ ऐसे आ जाएगा, एक ये वाला आ गया ऑर्बिटल और एक ये वाला आ गया। इन सब में जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये 3 जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे वो इस पैटर्न में, एक कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ करेगा ओवरलैपिंग और बना देगा क्या, सिग्मा बॉन्ड बना देगा। ठीक हो गया, एक यहाँ पे आ गया, एक इसका जो है वो ऑर्बिटल हो गया, एक यहाँ पे ऊपर होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये नीचे को डाउनवर्ड डायरेक्शन को आ गया एक ऑर्बिटल, ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा, और यहाँ पे एक आ गया जी ऑर्बिटल, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इधर आ गया जी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाएगी, अपवर्ड जो है एक ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक हो गया। इस तरह करके ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये एक फ्रेमवर्क बना देंगे बेंजीन के अंदर साइक्लिक पैटर्न में। ठीक हो गया, यानी कि ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे ये एक कार्बन के 3 थे। अब एक कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। इसी तरह ये आपके पास क्या हो गया, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेगा। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग कर लेगा। ये आपके पास sp2 ओवरलैपिंग होगी sp2 के साथ, यहाँ पे sp2 और ओवरलैपिंग होगी sp2 के साथ, sp2 ओवरलैपिंग कर ली sp2 के साथ। तो इस तरह ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये साइक्लिक पैटर्न में ऐसे बॉन्ड बनाते हैं कि एक कार्बन का जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दूसरी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बना लेगा सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 1s1, यानी कि इसके s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होगा कि हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर लेगा। कौन सी, sp2s ओवरलैपिंग। यहाँ पे एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल जो है इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ पे एक ओवरलैपिंग हो जाएगी, एक यहाँ पे हो गई और एक इधर जो है वो हो गई, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वो बेंजीन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना देगी। इस तरह एक कार्बन जो है वो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रही है, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रही है। ठीक है, एक अपने साथ वाली कार्बन के साथ और एक जो है वो हाइड्रोजन के साथ।
इनके एक कार्बन 3 जो है वो क्या बना देगी, सिग्मा बॉन्ड बना देगी। क्लियर होगी बात। ये हो गया मामला किसका, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का। अब ये जो pz ऑर्बिटल है इनको देख लेते हैं कि आपके पास जो pz ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग क्यू में कार्बन के ऊपर जो है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में अनहाइब्रिडाइज्ड जो है वो मौजूद रहेंगे। यानी कि ये आपके पास रिंग होगी है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। वो जो pz ऑर्बिटल था वो इस कार्बन के अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे मौजूद रहेगा। हाफ उसकी लोब अपवर्ड डायरेक्शन में होगी और हाफ उसकी लोब जो है वो कहाँ पे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक हो गया। यानी कि पहली बात ये की कि बेंजीन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो तो उन्होंने क्या किया, सिग्मा बॉन्ड्स बना दिए, जबकि जो pz ऑर्बिटल है ये वाला आपके पास कौन सा ऑर्बिटल है, pz, जो अनहाइब्रिडाइज रहा था वो क्या करेगा, वो उस कार्बन के ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर मौजूद रहेगा। ये 7 वाली कार्बन से इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है और ये वाला इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है और ये वाला जो ऑर्बिटल है ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है और ये वाला इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है, ये इसके साथ भी, और इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ भी हो सकती है। इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है, ये वाला इसके साथ भी कर सकता है और ये ऑर्बिटल इसके साथ भी, इसकी ओवरलैपिंग इसके साथ भी हो सकती है, इसकी इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी ओवरलैपिंग कर सकता है। इस तरह अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी pz ऑर्बिटल जो है ये क्या कर सकता है, ओवरलैपिंग कर सकता है। या सिंपली हम यूँ कह सकते हैं कि आपके पास ये स्ट्रक्चर मैं उसको दोबारा बनाता हूँ कि जो pz ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, ये कार्बन के एटम्स के अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑर्बिटल्स की डीलोकलाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक बना देता है शीट। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की क्या बन जाएगी, एक शीट बन जाएगी जो बेंजीन को बना देगी एक्स्ट्रा स्टेबल। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक शीट बन जाएगी जो बेंजीन को बना देगी क्या, एक्स्ट्रा स्टेबल जो है वो बना देगी। ठीक हो गया। तीसरा है कि बेंजीन के इर्द गिर्द जो डीलोकलाइजेशन होती है ऑर्बिटल्स की, उससे बेंजीन रिंग के ऊपर एक इन्वेल्व सा बन जाता है जो बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबल जो है वो बना देता है। इट इज़ दी मॉडर्न कंसेप्ट अबाउट दी स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कि उसमें डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, वो रेगुलर हो जाता है। और रेगुलर स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें तमाम बॉन्ड एंगल्स और तमाम बॉन्ड लेंथ्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ बेंजीन। अच्छा, अब स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को चेक करने के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को चेक करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकली कंपाउंड जो है वो कंसीडर करेंगे। यानी कि हमारा जो सब टॉपिक है वो क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो बेंजीन की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम जो है वो क्या करेंगे, एक फर्जी कंपाउंड ले लेंगे। वो आपके पास है जी साइक्लोहेक्सीन, यानी कि 1,3 जो है वो आपके पास क्या हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया। इसकी हम करवाएंगे हाइड्रोजनेशन इन दी प्रेजेंस ऑफ निकल एज अ कैटलिस्ट। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन जो है वो आपके पास बन जाएगा। हमको पता है कि जब भी हाइड्रोजनेशन करवाई जाए हमेशा हीट जो है वो रिलीज़ होती है। तो हाइड्रोजनेशन के नतीजे में रिलीज़ होने वाली हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और वो इसके केस में एक बॉन्ड के ब्रेक होने से कितनी होती है, 119.5 किलो जॉल पर मोल। तो इट इज़ दी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर अ सिंगल बॉन्ड, कि सिंगल बॉन्ड के लिए जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो कितनी होती है, 119.5 किलो जॉल पर मोल होती है।
अच्छा, उसके बाद ये जब हम इन बॉन्ड्स को, यानी कि एक बॉन्ड और ले लेते हैं, ये हमारा कंपाउंड हो गया, इसके लिए हमें 2 मोल चाहिए होंगे हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए, निकल एज अ कैटलिस्ट। फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा साइक्लोहेक्सेन ही। अच्छा, अब देखिए 1 मोल जो है हाइड्रोजन को ऐड किया तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी आई? 119.5 किलो जॉल पर मोल आई। जब हमने 2 मोल हाइड्रोजन के ऐड किए हैं तो ये अमाउंट आपके पास आनी चाहिए थी 119.5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 239 किलो जॉल पर मोल आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है? -231 किलो जॉल पर मोल। एक्चुअल में इतनी होती है, -231 है, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी? 239 जो है वो होनी चाहिए थी। इसी तरह अगर हम जो है वो ले लेते हैं जी, आपके पास 3 बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड में 3 बॉन्ड, तो इसमें हाइड्रोजनेशन करवाते हैं निकल की मौजूदगी में, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है जी? साइक्लोहेक्सेन। हीट कितनी होनी चाहिए थी? -119.5 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 358.5 किलो जॉल पर मोल, लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है? -208 किलो जॉल पर मोल एक्चुअल में होती है। होनी कितनी चाहिए थी? 358.5। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस आने की वजह क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो pz ऑर्बिटल है अनहाइब्रिडाइज्ड, वो क्या करेगा? वो रिंग के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की एक शीट सी बना देता है, जो इसको, इस कंपाउंड को बनाती जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबल जो है वो बनाती जाएगी। क्लियर होगी बात? यानी कि होनी कितनी चाहिए थी? 358.5 किलो जॉल पर मोल होनी चाहिए थी, लेकिन है कितनी? 208 किलो जॉल पर मोल है। ठीक है, इसको ज़रा हम और तरीके से वो है देखते हैं। आपने देखा कि जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई साइक्लोहेक्सेन की, ठीक है, तो हमारे पास जो हीट रिलीज़ हुई वो कितनी थी भी? हीट हमारे पास रिलीज़ हुई जी 119.5 किलो जॉल पर मोल जब हमने हाइड्रोजनेशन करवाई। जब हमने डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक किया, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजनेशन करवाई हमने, 2 मोल हाइड्रोजन के ऐड किए, उस वक्त जो आपकी एनर्जी है अलॉन्ग दी वाई एक्सेस जो है वो एनर्जी हमने जो है वो ले ली। ठीक है, उसकी जो एनर्जी है वो होनी चाहिए थी कितनी? 239.5 होनी चाहिए थी, लेकिन आई कितनी एक्चुअल में? एक्चुअल में आई 231 किलो जॉल पर मोल आई। और जब हमने इसके अंदर 3 जो हैं वो मोल हाइड्रोजन के ऐड किए बेंजीन के अंदर, तो इसकी एनर्जी होनी चाहिए थी 358.5 किलो जॉल पर मोल, लेकिन आई कितनी? एक्चुअल में कितनी आई? 208 किलो जॉल पर मोल। अब इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो कितना था जी? वो आया जी, दोनों का डिफरेंस अगर हम ले तो वो 150.5 किलो जॉल पर मोल का डिफरेंस आ गया दोनों में, एक्चुअल में और थ्योरेटिकल में। ये वैल्यू हमारी थ्योरेटिकल है और ये वैल्यू क्या आई? एक्चुअल में आई। तो सब के केस में जो फाइनल प्रोडक्ट बना वो साइक्लोहेक्सेन ही था। फाइनल प्रोडक्ट हमारा साइक्लोहेक्सेन ही जो है वो बना। अब ये जो डिफरेंस आया है एक्चुअल उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में और थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, इट इज सेड टू बी दिस डिफरेंस इज सेड टू बी रेजोनेंस एनर्जी। इसे हम कहेंगे क्या? रेजोनेंस एनर्जी जो है वो कहेंगे। ठीक है, तो जितनी ये डिफरेंस ज़्यादा होगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा। तो व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन? बेंजीन की स्टेबिलिटी की वजह क्या है भी? उसकी वो pz ऑर्बिटल ने जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की शीट बना दी है उस कार्बन रिंग की अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट वाज द रीज़न फॉर द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इन द बेंजीन स्ट्रक्चर। तो बेंजीन इज एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक शीट ऑफ pz ऑर्बिटल upward and downward direction of the ring of carbon atoms। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही था।
नेक्स्ट में जो है वो अगली वीडियो के साथ, अगले लेक्चर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।